543 सीटों के संदर्भ में रुझानों को लेकर आपके बीच में कई सीटों के परिणाम भी आ गए हैं। कई बड़े नेता चुनाव जीत गए हैं। इन बड़े नेताओं में चुनाव जीते हो उसके अंतर्गत हमारे पास में जो जानकारी है उसके तहत अभी जो खबर आ रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में आ रही है कि वो चुनाव जीत गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो अंतिम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने थे अमरिंदर सिंह के बाद, वह चुनाव जीत गए हैं। 1,75,993 वोटों से चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव जीत लिया है। बहरहाल मैंने कहा था कि मेरी पूरी टीम साथ में रहेगी। बारी बारी से हम उनके संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी डेस्क के अंदर क्या अपडेट है। शुरुआत करते हैं श्वेता शर्मा जी से। श्वेता शर्मा जी हमारे एंकर हैं, सुबह से लगातार लगी हुई हैं दक्षिण भारत में निगाह रखने में। दक्षिण भारत में क्या कुछ विशेष आपके पास? सर, कर्नाटक की अगर बात करें तो धारवाड़ सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनावी मैदान में 2004 से लगातार जीतते रहे, चाहे वो 2009 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, और इस समय भी लीड कर रहे हैं 6,82,400 वोट से विनोद आसुती के कंपैरिजन। वहीं 6,42,000 से वो लीड नहीं कर रहे हैं। 6,82,400 वोट मिले हैं प्रहलाद जोशी को, और उसके मुकाबले विनोद आसुली जो है वो 5,87,000 वोट पाए हैं। तकरीबन 90,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं विनोद के मुकाबले प्रहलाद जोशी। बिल्कुल, और कर्नाटक की शिमोगा सीट पर भी लगातार नजर बनी हुई थी, तो वी.आई. राघवेन जो बीजेपी के कैंडिडेट है 7,08,705 उन्हें अभी वोट मिले। वहीं गीता शिवराज कुमार कांग्रेस से जो कैंडिडेट है वो 4,98,123 पर है। तो कर्नाटक से हासन सीट जिस पर लगातार अपडेट चल रहा था कि श्रेयस पटेल जो है वो कांग्रेस से अभी आगे चल रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना पहले आगे चल रहे थे लेकिन अब पीछे हो गए। वहीं विष्णु पदरे अंडमान से सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा खासतौर से विष्णु पदरे की हो रही थी, क्योंकि 2014 में जीते थे, कुलदीप राय शर्मा 2019 में जीते थे, और इस बार दोनों के बीच जो है वो मुकाबला देखा जा रहा है। पुडुचेरी में भी वी वैतिलिंगम 2019 में AINRC को उन्होंने हराया था, और अभी 1,60,554 वोट उन्हें मिले। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें हमारी निगाह है वो ओवैसी की सीट के संदर्भ में है। दूसरी हमारी निगाह शशि थरूर के संदर्भ में। ओवैसी जीत रहे थे, शशि थरूर पीछे चल रहे थे। कुछ अपडेट श्वेता जी इसके संदर्भ में रहे तो हमें दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के संदर्भ में संजीव जी हमारे साथ में है। जी संजीव जी। सर, पश्चिम बंगाल को देखें तो वहाँ बीजेपी ने जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि टीएमसी अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं आगे बेहतर स्थिति में चल रही है। पश्चिम बंगाल में जितनी सीटें हैं उनमें से टीएमसी ने पिछली बार 22 हासिल की थी, लेकिन इस बार 32 सीटों पर आगे है। और पश्चिम बंगाल की कुछ खास सीटों की हम बात करें तो जैसे बहरामपुर है, वहाँ कांग्रेस नेता अधीर रंजन पीछे चल रहे हैं। आसनसोल है जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। और इसी तरह हम बिहार में चलते हैं तो बिहार में बीजेपी प्लस को देखें, बीजेपी देखें तो पिछले बार के मुकाबले नुकसान में है, लेकिन एनडीए के लिहाज से वो ठीक है, क्योंकि 33 सीटें एनडीए आगे चल रही है। और बिहार की सीटों में हम देखें तो जो बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। आरा से केंद्रीय मंत्री आर के सिंह लगातार पीछे हो गए हैं। और इसके बाद हम झारखंड यदि चलें तो वहाँ बीजेपी प्लस 8 सीटों पर आगे है, और कांग्रेस जो है 6 सीटों पर आगे है, कांग्रेस और सहयोगी। लेकिन झारखंड की 2 सीटों पर हम नज़र लगातार बनाते हैं तो खूंटी सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार पीछे चल रहे हैं। वहीं जो शिबू सोरेन एक बड़ा नाम रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ रहे हैं, उनकी सीट दुमका से उनकी बहू बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी हैं, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से ही पीछे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर सीता सोरेन ने जो दल बदला था, भाजपा के साथ होली थी, कल्पना सोरेन से नाराजगी थी। सीता सोरेन का भाजपा का साथ जनता को रास नहीं आ रहा है। सीता सोरेन पीछे चल रही हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि मोदी मंत्रिमंडल का एक और महत्वपूर्ण चेहरा जिनका नाम अर्जुन मुंडा है वह पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर मोदी मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। बिहार के अंतर्गत आरा सीट है, आरा सीट से पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में मंत्री आर के सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो आर के सिंह भी लगातार पीछे चल रहे हैं। ये कमोबेश स्थितियां बनी हुई हैं। हमारे साथ में कुछ नए नए लोग भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, जिनको हम जोड़ते हैं। हमारे साथ में इस समय पे दिल्ली के अपडेट के लिए, पंजाब के अपडेट के लिए सनी मौजूद है। जी सनी, क्या कुछ? देखिए, दिल्ली में जो है सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और पंजाब में जाए तो पंजाब में हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें अमृतसर में कांग्रेस आगे चल रही है। गुरजीत सिंह अलूजा 33,478 वोटों से आगे चल रहे हैं। खंडूरी साहब से अमृतपाल सिंह जो कि 1,38,561 वोटों से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय ये लड़ रहे हैं, जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इतने वोटों की लीड इनको मिल रही है। वहीं भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल
जो कि बादल परिवार से आती है। लगातार इस सीट पर वो बनी हुई है, इस बार भी वो लीड कर रही है। 52,584 वोटों से आगे बढ़ रही है वो। लुधियाना में अमरिंदर सिंह राजा 27,145 वोटों से आगे चल रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो पीछे चल रहे हैं। गुरदासपुर की जो सीट है, सनी देओल यहाँ से चुनावी मैदान में पिछली बार थे, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इच्छा नहीं जताई थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस से, वही दिनेश सिंह बब्बू बीजेपी से ये पीछे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में भी करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आगे चल रहे हैं, लगभग वो जीत के करीब हैं। अम्बाला से वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं, ये भी अच्छी खासी लीड से आगे चल रहे हैं। राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा कम होता जा रहा है और नवीन जिंदल अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी आगे बढ़ रहे हैं, सिरसा में कुमारी शैलजा, इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से आगे बढ़ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह ये आगे बढ़ रहे हैं। इधर हिमाचल में चारों सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आगे चल रही है और यहाँ पर लगभग जीत के करीब है अनुराग ठाकुर, जिनको कि 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। और विनोद सुल्तानपुर ये जो है ये कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप शिमला में हैं, ये सुरेश कुमार कश्यप आगे चल रहे हैं। जबकि मंडी से कंगना रनौत ये भी जीत के करीब है लगभग, हालांकि कुछ जगहों पे जीत के लिए अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जीत की बात नहीं कही गई है। इधर अगर बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर जो पार्टी है आवाम। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो जानकारी के अनुसार हिमाचल में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत, पंजाब के संदर्भ में कांग्रेस ने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया है, जिसके चलते मामला बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों चुनाव हार रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। भाजपा अगर चुनाव लड़ती तो हो सकता है ये दोनों चुनाव जीत जाते। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों को समर्थन दिया और नतीजा है कि ये दोनों भाजपा के कटु आलोचक परिवार चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल मैं अब रुख करता हूं उत्तर पूर्वी भारत की ओर, जहां पे मधुमिता जी मेरे साथ में। क्या कुछ जानकारी मधुमिता जी? यहाँ पर अगर बात की जाए 25 सीटों में तो बीजेपी के पास 11, कांग्रेस के पास 8 और अदर्स जो है उनके पास 6 है। असम की अगर बात करें 14 सीटों में बीजेपी 8 पर लीड बनाए हुए हैं, कांग्रेस 4 पर, एजीपी 1 और यूपीपीएल 1 पर है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय की अगर बात करें तो शिलोंग से डॉक्टर रिकी आगे चल रहे हैं। तुरा पर भी पहले घोषणा हो चुकी है कि वहां पर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। मिजोरम की अगर बात तो कांग्रेस जीत चुकी है मधु जी। मिजोरम की अगर बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी से रिचर्ड वहां पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मणिपुर की बात करें 2 सीटें हैं, दोनों पर कांग्रेस आगे चल रही है। सिक्किम की अगर बात करें तो एसकेएम जो जैसे कि विधानसभा चुनाव में उसने अच्छी बढ़त बनाई और बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, वहां के सुब्बा आगे चल रहे हैं। नागालैंड की अगर बात करें तो एसएस जमीर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, दोनों ही बीजेपी वहां आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में जहां पर भाजपा एक तरफा की उम्मीद कर रही थी, मणिपुर को छोड़कर वहां पर भी मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हुआ। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को उम्मीद थी कि एक सीट छोड़कर बाकी सब भाजपा जीत जाएगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है। भाजपा को वहां पर मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। बहुत खराब प्रदर्शन नहीं है, लेकिन क्लीन स्वीप वाली स्थिति बना पाने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर सफल नहीं हुई है। बहरहाल अब हम रुख करेंगे सीधे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। जी साधना जी। सर देखिए, इन चारों राज्यों में मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वोटर्स की वो देखने को मिल रही है, क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर 24 पर बढ़त बना ली है, 1 पर पहले ही सूरत पर बीजेपी जीत चुकी है। एक महज सीट जो है वहाँ पर अभी जो जूझते हुए जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बनासकांठा, वहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने करीब 50 से ज़्यादा वोटों से अंतर बनाया, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 48 सीटों पर अगर देखें, यहाँ पर एनडीए जहाँ पर 17 सीटों पर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 30 सीटों पर आ गया। यानी यहाँ पर भी पवार वर्सेस पवार और शिंदे के साथ ही उद्धव गुट में जो लड़ाई थी, वो असली और नकली की जो लड़ाई थी, वो जनता ने कहीं ना कहीं जो पुराना गुट था, जो शिंदे गुट को नकारते हुए उद्धव गुट को चुना है। शिवसेना की अगर बात करें तो एनसीपी में भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। सुनीत्रा पवार जो बारामती से लड़ रही हैं चुनाव, सुप्रिया सुले यहाँ पर आगे चल रही हैं। भाभी को पछाड़ते हुए ननद यहाँ पर
काफी ज्यादा आगे है। लेकिन एक जो चौंकाने वाले आंकड़े दिख रहे हैं नवनीत राणा के दिखाई दे रहे हैं अमरावती के। अमरावती में कभी वो आगे होती हैं, कभी वो पीछे हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से भारी बढ़त के साथ कांग्रेस की जो प्रत्याशी यहाँ पर वो आगे हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बीजेपी जहाँ 14 सीटों पर है, जिसमें 13 पर बढ़त बना ली गई है, 1 पर जीत भी हासिल कर ली है बीजेपी ने, तो इंडिया जो है वो 11 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। देखने वाली बात होगी कि फाइनल आंकड़े क्या होते हैं। अंतिम राज्य जो है वो गोवा है, सबसे छोटा राज्य, 2 ही सीट है, 1 पर बीजेपी आगे है तो दूसरी सीट पर कांग्रेस आगे है। नॉर्थ गोवा में जहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है, तो वहीं साउथ गोवा की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो गोवा वाले बड़े समझदार हैं, सबको पकड़ के रखो, एक कांग्रेस के पास एक भाजपा के पास। 2019 में भी उन्होंने ये किया था, 2024 में भी वही कर रहे हैं। जिसकी भी सरकार बने उसमें गोवा की हिस्सेदारी रह लेगी। 2 सांसद चुनने होते हैं, एक भाजपा को दे देते हैं, एक कांग्रेस को दे देते हैं। बाकी राज्य इतनी सहूलियत के साथ में वितरण नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश में देखो ना, भाजपा को ही सारे के सारे सांसद दे दिए हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सबकी राजनीति खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर परिणाम अजीबोगरीब आ रहा है, चौंकाने वाला आ रहा है, उम्मीदों पर पानी फेरने वाला आ रहा है भाजपा के संदर्भ में, वो है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश की कहानी को समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप ठाकुर। क्या संदीप जी, क्या कुछ है? जी, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 सीट वाला प्रदेश है। यहाँ पर एनडीए को पछाड़कर इंडिया आगे निकल गया है। एनडीए को यहाँ अभी तक 35 सीटों पे बढ़त है और इंडिया को 44, अदर्स को 1। बसपा यहाँ पर नहीं है मुकाबले में फिलहाल। वाराणसी से पीएम मोदी 1 मिनट रुके। संदीप जी ने कितनी सहजता से कह दिया कि बसपा मुकाबले में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इतनी गई गुजरी पार्टी नहीं थी भाई। बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं के दम पर कुछ साल पहले ही सरकार बनाई थी। गोविल से कुछ ना कुछ मामला बनेगा। अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। मेरठ में वो बीच में काफी आगे चल रहे थे, पर ताजा रुझान जो मेरठ के संदर्भ में है, 18,000 वोटों से अरुण गोविल, कलयुग की रामायण जो बनाई गई थी उस कथानक में राम की भूमिका अभिनीत की थी, और राम के प्रति कहीं ना कहीं समर्थन डगमगा रहा है जनता के स्तर पर। 18,000 वोटों से हार रहे हैं अरुण गोविल। ताजा रुझान ये है। जी, उत्तर प्रदेश से 6 केंद्रीय मंत्री भी पीछे चल रहे हैं। इसमें स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्र टेनी, संजीव बालियान और साध्वी निरंजन शामिल हैं। कुछ सीटों पे आगे पीछे चल रहा है, यानी नज़दीकी मुकाबला है। इनमें फैजाबाद की सीट है, अनुप्रिया पटेल की सीट है मिर्ज़ापुर, साक्षी महाराज की सीट है, गाजीपुर की सीट है जिसमें अफजाल अंसारी कभी आगे हो रहे हैं कभी पीछे हो रहे हैं। इसी तरह आजमगढ़ की सीट है जहां नेहरूआ पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए यह बात बेहद झटके वाली है। उत्तर प्रदेश उसकी प्रतिष्ठा का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से 6 मंत्री अगर इस चुनाव में रुझानों में पीछे चल रहे हैं तो उसके बाद में लोग ये नहीं कह सकते कि सरकार को लेकर जन समर्थन है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर 6 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ता है तो ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी के लिए आज खबर बहुत मस्त आ रही है। देखो, राहुल गांधी वायनाड में 3.25 लाख मतों से आगे चल रहे हैं और रायबरेली में भी वो तकरीबन 2.25 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। ये बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हम साथ में वाराणसी का भी आंकड़ा बताते हैं और ये बताते हैं कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाराणसी में अब कोई बहुत बड़ी जीत की उम्मीद नहीं रह गई है। इसलिए नहीं रह गई है कि कुल जमा 2.25 लाख वोटों की गिनती ही बाकी है। तो नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जीतेंगे, हर हाल जीतेंगे। 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन 8 लाख 10 लाख से जीत के आसार नहीं है। नरेंद्र मोदी के इस तरह बनारस से इस हार को किस रूप में देखा जाए, ये आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेगा, क्योंकि उनके तमाम सहयोगी अन्य राज्यों में बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अमित शाह 5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। मनसुख मांडविया 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम नेता बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। शिवराज सिंह 5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और शायद देश में रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य इंदौर के हिस्से में आ रहा है, जहां शंकर लालवानी 9.5 लाख के आंकड़े